हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए आज आपकी बी हाइव बुक का एक पोएम है नो मैन आर फॉरेन, इसको पढ़ते हैं, जिसके कवि का नाम है जेम्स किरकुप। चलिए पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस कविता में आखिरकार कवि क्या बताना चाहता है। पहले तो आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए। नो मैन आर फॉरेन यानी कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बताना चाहता है कवि इस कविता में। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल आर स्ट्रेंज? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अजनबी होते हैं और अदर कंट्री आर फॉरेन, और दूसरी कंट्रीज जो होती हैं वो फॉरेन या विदेश होती है। वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। और अक्सर क्या होता है कि हम कई तरीके से सोचते हैं और ये मानते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो हमसे अलग हैं। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, वो दूसरी कंट्री को बिलोंग कर सकते हैं यानी दूसरी कंट्री के हो सकते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दूसरी भाषा बोल सकते हैं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ many other ways in which we are all the same। इस कविता में पोएट कई ऐसी उदाहरण देता है, आपको समझाता है, आपको याद दिलाता है कि कई मामले में हम समान हैं। फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, क्यों? क्योंकि हम सभी एक इंसान हैं, हम सब के सब इंसान हैं। चलिए इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। अब इस स्टैंजा में कवि क्या कहता है ये देखिए। कविता की पहली लाइन में कवि कहता है कि कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई अजनबी नहीं है, और कोई देश विदेश नहीं है ना। कहता है नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश विदेश नहीं है। इसी तरह कवि यह चाहता है कि दुनिया के सारे बॉर्डर खत्म हो जाएं और जिसमें सभी देशों को अलग अलग कर दिया है। बॉर्डर होता है तो क्या होता है, सब देश अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिखते हैं, है ना। जब बॉर्डर होंगे ही नहीं तो दुनिया के सारे देश अपने लगेंगे, सभी को हम अपना देश समझेंगे और सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री होंगे। और तब क्या होगा? पोएट कहता है कि पूरी धरती एक है और हम सभी लोग जो इस धरती पर रहते हैं वो सभी भी एक ह्यूमन रेस हैं। ऑल ब्रदर्स लाइक आवर्स, और द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ब्रदर्स सभी के लिए पोएट ने यूज़ किया, दुनिया के सभी तरह के लोग के लिए, है ना। और वो कहता है कि भाई सभी भाई हैं तो स्वाभाविक है सब अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। अलग अलग देशों के सैनिक अपने देश की सैनिक यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। और सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, वो तो एक ही होता है ना। सभी अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं लेकिन सबकी सिंगल बॉडी होती है जैसे हमारी है, ठीक है। लेकिन सभी एक इंसान ही होते हैं, है ना। और क्या है कि भगवान ने हम सबको एक ही तरह से बनाया है। हम सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं, और पोएट कहता है कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं क्योंकि हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं और मृत्यु होने पर हम सभी इसी धरती पर दफन हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ब्रदर्स वॉक अपॉन दिस अर्थ लाइक दिस एंड इन विच वी ऑल शैल लाई। अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines
we read a labor not different from our own. सेकेंड पैराग्राफ में कवि क्या कहता है, देश शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए हुआ है जो दूसरे देश में रहते हैं। यहाँ पर देश शब्द जो है दूसरे देश में रहने वाले लोगों के लिए हुआ है, और जिसे हम उन्हें विदेशी कहते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं और कई बार लड़ते भी हैं। प्रकृति ने तो सभी को समान बनाया है ना। इस संसार में ईश्वर ने, प्रकृति ने हम सबको समान बनाया है, और हम सभी संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने हमें दिए हैं, धरती को जैसे भगवान ने है सूर्य दिया है ताकि हमें प्रकाश बराबर मिलता रहे। इसका अर्थ यह है कि गॉड हम में से किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको समान रूप से सूर्य का प्रकाश मिलता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश में रहता हो। जब युद्ध नहीं होता तो हर जगह शांति रहती है ना। क्या होता है कि जब सब जगह शांति रहती है तो क्या आराम से लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम खेती करते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन कभी ये भी कहते हैं कि जब युद्ध होता है तो लोग भूखों मरते हैं, क्योंकि तब लोग लड़ाई में लगे रहते हैं, तो खेती करने का उनके पास वक्त कहाँ रहता है ना। जब ठंड पड़ती है तब भी लोग मरते हैं। हमारे देश में तो उतनी ठंड नहीं पड़ती है, आपको पता ही है, भारत में उतनी ठंड नहीं पड़ती कुछ एक इलाकों को छोड़कर। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ और दुनिया के कई हिस्सों में महीनों तक बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ की बात कवि कर रहे हैं। इसलिए कवि का कहना है कि विदेशी जो दूसरे देशों में रहते हैं वे भी समान हैं, उनके हाथ भी कठिन प्रयत्न करते हैं, जैसे हमारे देश में किसान मेहनत करते हैं, है ना, खेती करते हैं, उसी तरह वहाँ किसान भी करते हैं। जैसे हम करते हैं उसी तरह से सभी करते हैं, सभी देश में। ये सभी उदाहरण कवि इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हम समझ सकें कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हमारे समान ही है। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ। रिमेंबर they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love in every hand is common life that all can recognize and understand. तो पोएट सभी रीडर्स को याद दिलाता है कि याद करो, हम सब एक दूसरे देश के लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर उन्हें भी बनाया है और हमें भी। भगवान ने सबको बनाया, बराबर बनाया है, और भगवान का प्यार भी सबको बराबर मिलता है। जैसे हम सोते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं और जागते हैं तो आंखें खोल लेते हैं, वे भी उसी तरह से करते हैं, चाहे वो विदेश में रहें चाहे कहीं भी रहें। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रेम भाव से हम ताकतवर को भी जीत सकते हैं। हर जगह जीवन में, यानी कि हम जैसे जीवित प्राणी हर जगह हैं, अगर हम उन्हें पहचान लेते हैं तो हम उनकी भावनाओं को भी समझ पाएंगे। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम भाव रखते हो तो आप उसकी भावनाओं को भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो, उसको भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। हमें इस बात का एहसास आसानी से हो जाएगा कि हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब आप प्रेम भाव रखोगे तो आपको ये बात भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तब स्वाभाविक रूप से हम उसे अपना समझेंगे और कभी भी उनसे लड़ेंगे नहीं, यानी युद्ध नहीं करेंगे। जब सबको हम अपना भाई समझेंगे तो स्वाभाविक है लड़ाई करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who takes arms against each other. तब पोएट कहते हैं कि यदि हमें कोई कहता है कि तुम अन्य देश के व्यक्ति से घृणा करो, उन्हें अपना दुश्मन समझो, और अगर हम वैसा करने भी लगते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम में इंसानियत नहीं है। क्योंकि जब हम उस व्यक्ति को इंसान समझेंगे, सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी देश में रहने वाला हो, तो तभी हम उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे और तब हम उसके साथ अपना व्यवहार भी अच्छा रखेंगे। लेकिन अगर हम
ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि हम में इंसानियत मर गई है। इसलिए कवि कहता है कि हमें ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए कि आपको किसी ने कह दिया कि वो तुम्हारा दुश्मन है और आप मान लिया आपने बिना सोचे समझे, है ना। तो इस तरह की नेगेटिविटी से हमें दूर रहना चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। यदि युद्ध होता है तो हानि दोनों तरफ होती है। लड़ाई जब हम करते हैं तो क्या होता है, आप आपस में ही देखो ना, दो बच्चे जब आपस में मारपीट करते हैं तो क्या चोट दोनों को लगती है। उसी तरह से अगर बड़े रूप में देखो, युद्ध होता है तो क्या होता है, दोनों तरफ लोग मरते हैं। तो क्या होता है कि दोनों तरफ हानि हो जाती है, दोनों तरफ लोग मरते हैं, अपने लोगों को खो देते हैं। युद्ध होता है तो क्या होता है, वहाँ थोड़े देखा जाता है कि कोई नाते रिश्तेदार या भाई बहन है, सबको मार दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि सैनिक मरते हैं, साथ ही साथ जो साधारण नागरिक जो युद्ध में कहीं से शामिल नहीं है वो भी मरते हैं। इसलिए हमें युद्ध का साथ कभी नहीं देना चाहिए। यदि हम किसी के विरुद्ध हथियार उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इंसानियत के साथ गलत कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ क्या है। It is human earth that we defile, our hells of fire and dust, and outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. तो अब लास्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कहता है वो देखिए। तो हम सब धरती को अपवित्र करते हैं, क्योंकि जब हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, बहुत सारा खून बहता है ना। हथियारों से ना जाने कितने लोग मर जाते हैं, खून बह जाता है। मरे लोगों का शरीर क्या करता है, धरती को अपवित्र कर देता है। युद्ध की आग हवा में धुआं खोलती है, जहरीला धुआं घोल देती है ना। जब युद्ध होता है तो क्या होता है, बारूद, बम, ये सब चीज़ें फेंके जाते हैं। इससे क्या होता है कि हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, जिससे हवा इम्प्योर हो जाती है, इसमें पोल्यूशन फैल जाता है, इससे हवा की पवित्रता भंग हो जाती है। इन सभी बातों को समझने में कवि समझाने का, अगर पोइट ये समझा रहा है आपको, तो इसका मतलब यही है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए कवि अंत में वह पहली ही लाइन को दोहराता है कि कोई व्यक्ति इस धरती पर विदेशी नहीं है और कोई देश अजनबी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो पोएम है आपको जो आपने अभी पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया, और साथ ही साथ अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पोएम में आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो है राइम स्कीम देखना। तो आप देख लीजिए कि ये पूरी कविता जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स बोलते हैं इसको, जिसमें लास्ट वाले वर्ड एक दूसरे के साथ राइम नहीं करते। ठीक है, तो ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो क्या देखना है आपको, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, जहाँ पर सेम लेटर वाले दो वर्ड बिल्कुल अगल बगल में होते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बॉडी ब्रीथ्स, दोनों बी और बी से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से आप ढूंढिए, और भी बहुत जगह आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे। एक दो जगह, बहुत जगह तो नहीं है बट एक दो जगह ज़रूर हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मेटाफर देखिए। मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर कई जगह कंपैरिजन किया गया है, जैसे आर्मी के लोगों को यूनिफॉर्म से कंपेयर किया गया है। ठीक है, उसी तरह से वॉर को कंपेयर किया गया है विंटर सीज़न से, क्योंकि जो लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, लोग बहुत मरते हैं, है ना। ठंडा व्यवहार इंसान का दिखलाता है। जितनी निगेटिव क्वालिटी होती है ना, उसको ठंडी क्वालिटी कहा जाता है। घृणा, आप जहाँ भी पढ़ेंगे तो देखेंगे, घृणा अगर कहा गया तो ये कोल्ड होता है, कोल्ड एटीट्यूड होता है लोगों का, इसको घृणा कहते हैं। युद्ध भी कोल्ड एटीट्यूड होता है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को आप समझ ही नहीं रहे कुछ भी कि वो एक इंसान है, हमें उसको जान से नहीं मारना चाहिए। सिर्फ इसलिए आप उसको मार देते हैं, आपकी उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दुश्मन देश का व्यक्ति है आप उसको मार देते हैं। तो ये इस तरह जितनी निगेटिव क्वालिटी होती है उनको कोल्ड एटीट्यूड भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए रिपीटिशन यानी बार बार किसी शब्द को इस्तेमाल करना। जैसे रिमेंबर शब्द,
रिमेंबर यहाँ भी यूज़ हुआ है, कई जगह पोइट ने यूज़ किया है। जैसे लगभग हर पैराग्राफ में आपको ये रिमेंबर, एक पैराग्राफ छोड़कर, मुझे लगता है सेकंड पैराग्राफ में रिमेंबर नहीं है, हर जगह ये वर्ड यूज़ हुआ है। रिमेंबर, यहाँ भी रिमेंबर है, यहाँ भी रिमेंबर है, और लास्ट में भी रिमेंबर है। तो ये रिपीटिशन यानी बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करना रिपीटिशन कहलाता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो भी इसको पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।